निमिता, तू ऑटो से? तेरा स्कूटर कहाँ है? माँ, वो मैंने स्कूटर चितरंजन पार्क के पास खड़ा किया था और वहाँ से फिर मैं अपने फ्रेंड से मिलने गई। वापस आके देखा तो वो स्कूटर वहाँ नहीं था। स्कूटर किसी ने चुरा लिया माँ। क्या? स्कूटर चुरा लिया? हाँ। कहीं तूने उस जगह तो नहीं खड़ा किया था जहाँ से वो ट्रैफिक पुलिस वाले उठा के ले जाते? नहीं माँ, मैंने नो पार्किंग में नहीं पार्क किया था और मैंने आरटीओ वाले से भी चेक कर लिया। हमें ना पुलिस में शिकायत कर देते हैं, ठीक है? नहीं माँ, पुलिस में मैंने कंप्लेंट कर दी है, पर मालूम नहीं वो स्कूटर मिलेगी कि नहीं। सर, ये स्नेहा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट। इस रिपोर्ट के मुताबिक उसकी हत्या का समय है 25 अप्रैल की रात। 25 अप्रैल की रात को स्नेहा को उसका गला दबा के मारा गया, जबकि उसकी मिसिंग कंप्लेंट दर्ज हुई थी 24 अप्रैल को। यानी हत्या के 24 घंटे पहले तक स्नेहा को जिंदा रखा गया। 24 अप्रैल को भावेश और ममता रतलाम में थे। हो सकता है उन्होंने किसी को सुपारी देकर यह काम करवाया। लेकिन सर, इस रिपोर्ट में यह भी सामने आया है कि स्नेहा को मारने से पहले उसका रेप नहीं हुआ था, लेकिन काफी टाइम से उसको मॉलेस्ट किया जा रहा था। व्हाट? देखो पूजा, स्नेहा को बहुत दिनों से मॉलेस्ट किया जा रहा था। तुम स्नेहा और भावेश के साथ इसी घर में रह रही थी। किसी भी वजह से अपने भाई को बचाने की कोशिश मत करना। सर, भावेश भैया ने कुछ नहीं किया। वो इस साहब, निमिता मुझसे क्यों झूठ बोलेगी? उसी ने मुझसे कहा था कि चितरंजन पार्क के पास से उसका स्कूटर चोरी हुआ है। लेकिन चितरंजन पार्क थाने में निमिता के स्कूटर चोरी होने की कोई मिसिंग कंप्लेंट दर्ज नहीं हुई है। क्या? जी हाँ, और इसका मतलब यही निकलता है कि या तो निमिता ने आपसे झूठ बोला या फिर आप हमसे कुछ छुपा रही हैं। साहब, मैं आपसे कुछ नहीं छिपा रही। निमिता के कॉल रिकॉर्ड में इस रितेश नाम के लड़के का नंबर मिला। निमिता रितेश के काफी टच में थी। आप जानती हैं इस लड़के को? नहीं साहब। साहब, निमिता तो मेरी अच्छी दोस्त थी। तू तो निमिता के कॉलेज में भी नहीं पढ़ता, फिर दोस्ती कैसे हुई? बस ऐसे ही, मतलब हम लोग ऑनलाइन फ्रेंड थे और बाद में मिलने लगे साहब। मर्डर हुआ है निमिता का। अगर कुछ भी छुपाया ना हमसे तो तेरी... साहब, मैं कुछ नहीं छुपा रहा हूँ आपसे, यकीन मानिए साहब मेरा, मैं सच बोल रहा हूँ। ठीक है जा। सुन, बिना हमसे पूछे शहर से बाहर मत जाना। निकल। जी साहब। हाँ बोलो पांडे। सर, निमिता के कॉलेज में शिवम नाम का एक लड़का पढ़ता है। इसके फादर का एक ऑटो गैराज है। निमिता के दोस्तों से पता चला है कि निमिता का स्कूटर शिवम के पास देखा गया है। सर, ये स्कूटर पहले मैंने ही निमिता को बेचा था, लेकिन कुछ दिन बाद उसे कुछ पैसों की ज़रूरत पड़ी तो उसने मुझे वापस भेज दिया। सर, ये है गाड़ी के पेपर, इसमें निमिता के साइन है, आप खुद चेक कर लीजिए। पेपर तो हम चेक कर लेंगे, तू बस ये बता कुछ छुपा तो नहीं रहा है हमसे? नहीं सर, कुछ नहीं छुपा रहा मैं। वो स्कूटर मुझे निमिता ने ही बेचा था। सर, निमिता की माँ बोल रही है कि निमिता को पैसों की कोई जरूरत थी नहीं। शिवम झूठ बोल रहा है। शिवम और रितेश दोनों के बारे में सब कुछ पता करो, और ये भी पता करो कि निमिता ने अगर वाकई में पैसों की जरूरत के लिए अपना स्कूटर बेचा तो उसे इतने सारे पैसों की जरूरत क्यों आ पड़ी थी। ओके सर। स्नेहा मर्डर केस में कोई लीड? सर, मैंने नंदा के फादर की अलीबाई चेक की। स्नेहा के मर्डर के वक्त वो इस शहर में था ही नहीं। मर्डर के वक्त शहर में तो भावेश और ममता भी नहीं थे, लेकिन इस बेसिस में हम उनको क्लीन चिट तो नहीं दे सकते। सर, क्लीन चिट तो हम सिद्धार्थ और मोहित को भी नहीं दे रहे, लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि स्नेहा के मर्डर के वक्त ये दोनों ही इस शहर में थे और अभी तक इन दोनों में से किसी के भी खिलाफ कुछ नहीं मिला है। अगर इसमें नंदा के फादर इन्वॉल्व नहीं है तो नंदा के स्टेटमेंट के मुताबिक वो कोई और ही अंकल है जो स्नेहा को मॉलेस्ट कर रहा था। करने के लिए निमिता कुछ भी करने के लिए तैयार थे, तो मैंने उस बात का फायदा उठाने का सोचा। हाँ सर, इसीलिए वो स्कूटर उसने मुझे बेचा था। और स्कूटर के बदले तूने उसे 3 लाख रुपए दे दिए। ज्यादा कहानी मत बनाओ। तुम दोनों नहीं मारा ना निमिता को? साहब, हम सच बोल रहे हैं, हम दोनों ने नहीं मारा उसे। जरूर उस आदमी ने मारा होगा जिसने उसका वीडियो अपलोड किया था। साहब, अब चाहिए तो चेक कर लीजिए साइट पे, वो वीडियो अभी भी वहाँ है। सर, इसका मतलब वो दोनों सही बोल रहे हैं। मैं आई कम इन सर? सर, निमिता की माँ का फ़ोन आया था। उसका कहना है कि उसके घर से उसके गहने भी गायब हैं।
सर मतलब वो 3 लाख रुपए निमिता ने वो गहने बेचकर उन लोगों को दिए। शर्मा, उन लड़कों पर भरोसा नहीं किया जा सकता। हो सकता है निमिता के साथ इस वीडियो में उन दोनों में से कोई एक हो। दोनों की तबीयत से कुटाई करो। साहब साहब हम सच बोल रहे हैं, हम उस वीडियो में नहीं है, हमने निमिता को नहीं मारा था। शर्मा, पता करो इस साइट पे निमिता का एक वीडियो कौन से आईपी एड्रेस से अपलोड हुआ था। सर, उस आदमी की पहचान पता चली जिसकी लाश मिली थी। इसका नाम हरीश है, एक केबल टीवी डिस्ट्रीब्यूटर के यहाँ काम किया करता था। कौन केबल टीवी डिस्ट्रीब्यूटर? वीके केबल। इसके मालिक का नाम है विनय सिंह। और इस हरीश की फैमिली कहाँ रहती है? सर, हरीश की फैमिली तो यूपी में रहती है, लेकिन ये यहाँ विनय सिंह की दुकान पर रहा करता था। मैंने इस विनय सिंह को थाने में बुलवा लिया है। सर, हरीश 7 साल से मेरे यहाँ काम कर रहा था। अभी 3 दिन पहले उसने कहा कि उसे गांव जाना है। साहब को बीबी की तबीयत काफ़ी ख़राब है, जाना ज़रूरी है। हरीश का किसी के साथ कोई लड़ाई झगड़ा? नहीं सर, वो तो बहुत सीधा साधा लड़का था। ठीक है, आप जा सकते हैं। बाहर इनको हरीश का एड्रेस और फोन नंबर लिखवा देना। हरीश के कॉल रिकॉर्ड चेक करो और उसकी फैमिली को इन्फॉर्म कर दो। सर निमिता का वो वीडियो एक मोबाइल फोन से उस साइट पे अपलोड किया गया था। सर उस फोन का IMEI नंबर ट्रेस हुआ है, ये देखिए सर। सर इस IMEI नंबर पे जो मोबाइल नंबर एक्टिव था वो है 9821612117 और ये नंबर हरीश का है। हरीश? मतलब निमिता का वो वीडियो उस साइट पर हरीश ने अपलोड किया और हरीश और निमिता दोनों का मर्डर हो गया। निमिता के साथ वीडियो में जो ये आदमी है उसका फेस जानबूझकर ब्लर किया गया है। अगर ये वीडियो हरीश ने अपलोड किया है तो ऐसा क्यों करेगा? कहीं ऐसा तो नहीं है कि निमिता के साथ जो ये आदमी है वो हरीश का मालिक विनय हो? सर आप पूरी दुकान की तलाशी लो। क्या हुआ सर? बताते हैं। ये तो स्नेहा है। अरे मुझे सर मैं सच कह रहा हूँ सर, मैंने कुछ नहीं किया सर। मैं उन वीडियो के बारे में कुछ नहीं जानता हूँ सर। तू ही है उन बच्चियों के साथ और निमिता के साथ भी। तू ही उन बच्चों को ब्लैकमेल कर रहा था, है ना? नहीं सर, सर मैं कुछ नहीं जानता सर। सर मुझे छोड़ दो सर। कुटस! सर अभी पांडे का फोन आया था। उसने बताया कि उसने स्नेहा के घर वालों को स्नेहा और उस अज्ञात आदमी का वीडियो दिखाया था, लेकिन स्नेहा के घर वालों ने उस आदमी को पहचानने से इनकार कर दिया। लेकिन जब पांडे ने वो वीडियो निमिता की मां को दिखाया तो निमिता की मां ने उस आदमी को आइडेंटिफाई किया। उस आदमी का नाम मुकेश है सर, जिसके घर में निमिता की मां काम करती है। और ये मुकेश जिस मोहल्ले में रहता है उस मोहल्ले में स्नेहा की नानी भी रहती है। उठा लो सर। रूम में हर जगह चेक करो सर। साहब मैंने कुछ नहीं किया साहब, मैंने कुछ नहीं किया साहब। जितना टाइम लगाएगा ना उतनी कुटाई होगी तेरी। सब कसम से बोलता हूँ मैंने तो सिर्फ घर में कैमरे लगवाए थे। हरीश का टीवी केबल कनेक्शन हमारे पास था, इसलिए मैंने उससे कहा कि CCTV पहचान वाला है कोई तो बताओ। तब उसने बोला हाँ साहब, मैं जानता हूँ CCTV लगवाने का काम। आपको लगवाना है तो बताइए, लगा देता हूँ। यहाँ एक कैमरा टॉप एंगल पे है, दूसरा कैमरा यहाँ बेड के पास, तीसरे वाले का एंगल ये है और चौथे वाले कैमरे का एंगल ये। इन सभी कैमरों का एक्सेस केवल इस डेस्कटॉप में ही नहीं बल्कि आपके मोबाइल में भी है। दरअसल वो चाइल्ड पॉन्स देख देख के ना मेरी बुद्धि फिर गई थी। बच्चों के साथ सब कुछ मैं वैसे ही किया करता था और उनका वीडियो बनाकर देखने में मुझे मज़ा आता था सब। और तेरी बीवी तेरे लिए उन बच्चों को घर लेकर आती थी। हाँ साहब, मैं अपने पति को औलाद तो ना दे सकी, फिर उन्होंने भी मेरे करीब आना बंद कर दिया। उनके सिवा मेरा कोई नहीं है। उनकी खुशी के लिए मैं मोहल्ले के बच्चियों को बहला फुसला कर घर ले आती थी। स्नेहा अपने नानी के घर रहने आती थी, उसी भी मैं ले जाया करती थी। वाह बेटा, आज तो बहुत सुंदर लग रही हो।
चलो गेम शुरू करें। ओके। लेट जाओ। निमिता की माँ हमारे यहाँ काम किया करती थी। उसके साथ निमिता का भी आना जाना रहता था। 2 साल पहले मैंने निमिता के साथ भी वही किया जो स्नेहा के साथ किया था। लेकिन सब मुझे ज़रा भी अंदाज़ा नहीं था कि इन वीडियो का एक्सेस हरीश के पास था। एक्चुअली साहब, कैमरा इंस्टॉलेशन के वक्त उसने जो टेम्पररी पासवर्ड दिया था वो मैंने बदला ही नहीं, और वो मेरे वीडियोस रिकॉर्ड करने लगा। और स्नेहा जब गायब हुई वो मुझे ब्लैकमेल करने लगा। सेठ, मुझे मालूम है आप बच्चों के साथ क्या क्या करते हो। सोचो अगर पुलिस को पता चल जाए तो। तू मुझे धमकी दे रहा है? नहीं सेठ, धमकी नहीं, बस मुझे 5 लाख चाहिए। और मैं उसके धमकी में नहीं आया तो उसने मेरा और निमिता का वो वीडियो अपलोड कर दिया सर। हेलो सेठ, उस मैसेज के लिंक पर जाके देख लो। आपका और दूसरी एक और लड़की का वीडियो है साइट पर। इस बार तो आपका केवल चेहरा ब्लर किया है, लेकिन इस बार आपने पैसे नहीं दिए तो अगली बार आपका और स्नेहा का वीडियो अपलोड कर दूंगा और आपका चेहरा भी ब्लर नहीं करूंगा। सर, इधर वो ब्लैकमेल कर रहा था, उधर निमिता ने मेरा दिमाग खराब कर दिया था। तुम इतने वक्त से मेरा रेप करते रहे, लेकिन मैंने कभी अपनी माँ को नहीं बताया, और तुमने वो वीडियो इंटरनेट पे डाल दिया। कौन सा वीडियो निमिता? कौन सा? मैंने कुछ नहीं अपलोड किया, मैंने कुछ नहीं डाला इंटरनेट पे। कुछ नहीं किया? सही, यकीन करो नमिता, सुनो मेरी बात। सब मैं उसे मारना नहीं चाहता था। ये सब हरीश की वजह से हुआ। उसने मुझे ब्लैकमेल किया, दोबारा पैसे मांगे, इसलिए मैंने उसे मिलने के लिए बुलाया। लाइए पैसे। लेकिन साहब, मैं सच कह रहा हूँ, मैंने स्नेहा को नहीं मारा साहब। सर, मैं मानता हूँ सर, मेरा और पूजा का रिलेशन था सर, और स्नेहा ने हम दोनों को एक साथ देख लिया था सर। पूजा बुआ चले क्या? सर, हमने स्नेहा को समझा दिया था कि वो ये बात किसी से ना कहे, लेकिन सर मैं सच कह रहा हूँ, हमने स्नेहा को नहीं मारा सर। हिमांशु जीजू ने नहीं मरवाया था स्नेहा को, बल्कि मैंने मरवाया था सर। मैं रोज रोज की चिक से तंग आ गई थी। वो धमकी देती थी सर मुझे। दिन पे दिन ना तेरी बदतमीजी बढ़ती जा रही है। भैया से शिकायत करूं तेरी? कर दो, फिर मैं भी आपकी ज्योति बुआ से शिकायत कर दूंगी। इसलिए मैंने एक दिन मोहित को बोला, और वो मेरे प्यार में इतना पागल था, कुछ भी करने के लिए तैयार हो गया। उस दिन जब स्नेहा घर से बाहर जा रही थी तो मैं नंदा क्या जा रही हूँ। अरे लेकिन सुन तो। हेलो मोहित, यहाँ क्या कर रही है और कहाँ जा रही है? मैं नानी क्या जा रही हूँ। अरे मैं भी वहीं जा रहा हूँ, चल साथ चलते हैं, चला जा, आजा। सर मोहित उसे अपने दोस्त के घर ले गया, वहाँ बंद करके सिर्फ सबक सिखाना चाहते थे, लेकिन ज्योति दीदी कंप्लेन लिखवाने के लिए यहाँ पर लेकर आ गई, और बात बहुत आगे बढ़ गई थी सर। इसलिए मोहित ने अगले दिन। और तुम्हें और मोहित को ये सब करने के लिए हिमांशु ने नहीं सर, हिमांशु जीजू को तो इस बारे में कुछ भी मालूम नहीं था। जब भी 18 साल से कम उम्र के बच्चों की जिंदगी में अपराध दाखिल होता है तो उसका असर पूरे समाज पर पड़ता है और उसके दुष्परिणाम बहुत ही डरावने होते हैं। निमिता से जब उसकी मासूमियत छीन ली गई तो उसकी मनोदशा ने उसे ड्रग्स पैडलिंग के जाल में फंसा दिया और उसकी हत्या एक दुखद अंत बन गई। यही स्नेहा के साथ भी हुआ और बाकी की उन बच्चियों के साथ भी जिन्हें मुकेश और पम्मी अपना शिकार बना रहे थे। वहीं पूजा ने मोहित की मदद से जो किया उसका जिम्मेदार हिमांशु भी था, क्योंकि हिमांशु ने भी मुकेश की तरह पूजा से उसकी मासूमियत छीनी थी और वो गलत रास्ते पर चली गई।
स्नेहा और निमिता सहित उन सभी बच्चों का एक लंबे समय से शारीरिक शोषण हो रहा था। पर क्या उनके परिवार वालों को इस अपराध की दस्तक नहीं मिली होगी? अगर उन्होंने इस दस्तक को पहले ही महसूस किया होता तो मुकेश और पम्मी बहुत पहले ही सलाखों के पीछे पहुंच गए होते और उनका ये अपराध इतना घातक रूप कभी नहीं लेता। अब मैं सीनियर इंस्पेक्टर अभिमन्यु जिंदल आप लोगों से विदा लेता हूं। आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए केस के साथ। स्वस्थ रहिए, सतर्क रहिए और नमस्कार। मैं सीनियर इंस्पेक्टर अभिमन्यु जिंदल, क्राइम पेट्रोल दस्तक में आप सभी का स्वागत करता हूं। एक वक्त था जब मोबाइल फोन ट्रेंड में आया था और तब क्रिमिनल्स ने मोबाइल फोन्स को एक ऑर्गेनाइज्ड क्राइम का हथियार बना लिया था। लेकिन फिर इन्वेस्टिगेशन की तकनीकों में ऐसा विकास हुआ कि आज मोबाइल फोन्स किसी भी क्रिमिनल तक पहुंचने का जरिया बन चुके हैं। उसी तरह आजकल सीसीटीवी कैमरास क्रिमिनल एक्टिविटीज पर नजर रखने का एक जरिया है। हमारे घर, ऑफिस, दुकान, सिग्नल्स, चौराहे, गली मोहल्ले, हर जगह सीसीटीवी कैमरास लगे हैं। लेकिन फिर भी कुछ क्रिमिनल्स इतने शातिर होते हैं कि वो इन सीसीटीवी कैमरास में भी सेंध लगा देते हैं। और इस केस में मोबाइल फोन्स और सीसीटीवी कैमरास ने ऐसा रोल अदा किया कि आप ये सोचकर हैरान रह जाएंगे कि आजकल तकनीक का विकास और उसका गलत इस्तेमाल कैसे कैसे अपराध को जन्म दे रहा है। मैंने तुम्हें कितनी बार बोला है स्नेहा का ध्यान रखा करो। कल से उसका पता नहीं चल रहा है। भैया मैंने उसे बाहर जाने से मना किया था, लेकिन वो किसी की सुनती कहाँ है। सर स्नेहा का कुछ पता चला? आप? सर मैं हिमांशु, स्नेहा का फूफा, ये उसके फादर। हमने पूछताछ की स्नेहा के बारे में। स्नेहा को कल सुबह 11 बजे के आसपास शिवनगर के मोड़ पर देखा गया था। हाँ साहब, ये वही बच्ची है जो मुझसे शिवनगर जाने का रास्ता पूछ रही थी। शिवनगर? शिवनगर में तो मेरी सास मतलब स्नेहा की नानी रहती है। स्नेहा की नानी? हाँ। आप स्नेहा की नानी का नंबर और एड्रेस हमें दीजिए। आप स्नेहा की नानी प्रभा देवी? जी। क्या आपकी नवासी स्नेहा यहाँ पर है? नहीं तो क्या हुआ? देखिए कल सुबह से वो मिसिंग है। क्या? जी हाँ, और हमने पता किया है कि वो कल अपने घर से यहाँ शिवनगर की तरफ ही आई है। लेकिन स्नेहा तो यहाँ आई नहीं। स्नेहा शिवनगर में अगर अपनी नानी के पास नहीं गई है तो फिर कहाँ गई होगी? सर हमने यहाँ आसपास में हर जगह पता किया लेकिन कहीं से कोई ट्रेल नहीं मिला। शिवनगर और आसपास के एरिया के सीसीटीवी स्कैन करो, शायद स्नेहा कहीं कैप्चर हुई। हेलो कंट्रोल रूम। भेजो और चेक करो कि रेप के कोई साइन है। सब स्नेहा 3 दिन पहले गायब हुई थी, लेकिन उसकी फिरौती के लिए कोई कॉल नहीं आया। मतलब मकसद उसकी हत्या करना ही था। आपको वाकई में किसी पे शक नहीं है? I mean, हो सकता है कोई स्नेहा को मार के आपको चोट पहुंचाना चाहता हो। सर हम मिडिल क्लास लोग हैं, हमारी तो किसी से कोई दुश्मनी भी नहीं है। पता नहीं किसने कुछ भी करके ना इस वीडियो को इस साइड से हटवा दो। मैं इसके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। तू बोलती तो हटवा दूंगा, लेकिन इसके 3 लाख लगेंगे। 3 लाख? हाँ।
फोन तो जलेगा ही। आखिर ही तो वो मेरा ही खून ना। लेकिन अब मैं तुम्हें और शराब पीने नहीं दूंगी। तुम जाओ, फ्रेश हो जाओ, मैं तुम्हारे लिए खाने के लिए कुछ बनाती हूँ। जाओ। सर, स्नेहा जब गायब हुई थी तो हमसे बोला गया था कि स्नेहा का फादर भावेश ऑफिस के काम से उस दिन आउट ऑफ स्टेशन गया था। लेकिन अभी मैंने भावेश के ऑफिस में पता किया तो ऑफिस वाले बोल रहे हैं कि भावेश ने उस दिन ऑफिस से छुट्टी ली थी। छुट्टी ली थी? हाँ सर। और सर, भावेश पे शक करने की कई और भी वजह हैं। दरअसल 3 साल पहले भावेश की बीवी रंजना ने सुसाइड किया था और उस सुसाइड के लिए भावेश पे शक जताया गया था। और सर, मैंने भावेश के कॉल रिकॉर्ड चेक किए तो उसमें एक ममता नाम की औरत का नंबर मिला जिससे भावेश लगातार टच में है। और इस ममता के बारे में मैंने स्नेहा की नानी से भी बात की। साहब, मैं किसी ममता को नहीं जानती, लेकिन रंजना और भावेश की आपस में कभी नहीं बनी। मैं तो रंजना की मौत के बाद स्नेहा को भी अपने पास रखना चाहती थी। तो आपको क्या लगता है कि रंजना ही नहीं बल्कि स्नेहा के साथ भी जो कुछ हुआ उसका जिम्मेदार भी भावेश हो सकता है? लेकिन सर, स्नेहा की नानी ने साफ साफ कुछ नहीं बताया, लेकिन उन्हें भावेश पे शक जरूर है।